हेलो स्टूडेंट। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो है यूनिट 5 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। तो इस प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, इनके जनरेशन होने से आइसोटोप न्यूक्लियाई में क्या चेंजेस होते हैं, किसमें क्या चेंज होता है। ठीक है, तो वो हम इसमें पूरा डिटेल देखेंगे अलोंग विथ देयर प्रॉपर्टीज, है ना। तो इस वीडियो में मैंने ये लिया है और बहुत सिंपल वे में अपन इसको समझेंगे। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, हम बहुत सिंपल वे में इसको लेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रेडियो एक्टिव डीके, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया रेडियो आइसोटोप और रेडियो एक्टिविटी में। इस रेडियो एक्टिव डीके को एक और नाम से जाना जाता है और उसका नाम है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स, है ना। तो वो अपन, आप नाम भले यही याद रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी अपन इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब इसका मतलब ये कि एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड फोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई से इस चीज का निकलना। रेडियो एक्टिव डीके, अब भैया रेडियो एक्टिविटी मतलब कि कोई सब्सटेंस जो है जिसमें की ऐसी एबिलिटी है कि वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को क्या करे, बाहर निकाल पाए। और डीके क्या करा कहता है, द प्रोसेस इन विच द अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई लूजेस द एनर्जी बाय एमिटिंग द रेडिएशन। तो रेडिएशन एमिट जो हो रही है वो रेडियो एक्टिव डीके के कारण हो रही है, और इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी अपन बोलते हैं, ऐसा अपन ने उसमें पढ़ा था। The radioactivity process, in the radioactivity process, the nuclide undergoes the transmutation। मतलब जब डीके हो रहा है, जब कोई पार्टिकल अल्फा बीटा पार्टिकल या जब गामा फोटोन निकल रहा है किसी भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई से, किसी भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई से कोई भी अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन निकल रही है, तो उसके कारण एक म्यूटेशन हो रहा है, ट्रांसम्यूटेशन, मतलब उसमें बदलाव हो रहा है। किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में बदलाव होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होगा तो हमने ये देखा था कि आइसोटोप क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमने देखा था आइसोटोप्स का, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट यहाँ पे फिर आएगा। So the ratio of neutrons to the protons is largely determined by the stability of nucleus। अब रेशो जो है, रेशो मतलब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, एंड द टेंडेंसी ऑफ रेडियो एक्टिविटी टू अकर। तो ये उसके रेशो पे डिपेंड करती है, और उसकी टेंडेंसी वो कितना रेडियो एक्टिव होगा ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, उनका रेशो कितना है, अनुपात कितना है। ठीक है, उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, न्यूक्लियस में, और उतना अनस्टेबल होगा तो वो उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव डीके करेगा, मतलब उतना रेडियो एक्टिविटी करेगा, मतलब उतनी ज्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तो इस लास्ट लाइन का मतलब यही। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस में कोई भी पार्टिकल या रेडिएशन क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है, और रेडियो एक्टिव डीके होने के कारण अनस्टेबल न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जिसके कारण वो कुछ और न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कन्वर्जन के दौरान वो रेडिएशन और पार्टिकल्स को एमिट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे कि बर्फ पानी में और पानी बर्फ में चेंजेस होगा तो ट्रांसम्यूटेशन, मतलब उनमें ट्रांस चेंजेस होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा। ऐसे ही यहाँ पे एटम जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें चेंजेस में हो क्या रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रांसम्यूटेशन या हम बोलें कि डीके के कारण जो रेडिएशंस निकलती है वो तीन तरह की रेडिएशंस। सो व्हेन द अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके, the particles and the energy given off from the decaying nucleus,
डिकेइंग मतलब जिसमें कि वो चेंजेस हो। तो जब रेडियो एक्टिविटी होगी, कोई पार्टिकल शो करेगा तो उसमें रेडियो एक्टिव डिके होगा, तो वो कब होगा? जब अनस्टेबल रेशियो होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस कब होगा? जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो वो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से वो डीके प्रोसेस में जा रहा है, उसके कारण पार्टिकल्स और एनर्जी बाहर आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स और एनर्जी तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा रेडिएशन। ये तीन तरह की रेडिएशन है। इन तीन तरह की रेडिएशन में क्या होता है वो हम देखते हैं, और कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम समझते हैं। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे अल्फा रेडिएशन से। ठीक, तो अल्फा रेडिएशन को हम समझते हैं कि अल्फा रेडिएशन में हो क्या है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा तीनों चीज में, है ना, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अल्फा पार्टिकल, जो पार्टिकल निकला है न्यूक्लियस, उसमें क्या है? दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे। समझिएगा, दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे। और ये जो पार्टिकल है ये आइडेंटिकल होगा जैसे कि हीलियम का एटम होता है, इसलिए कहीं कहीं इसको ऐसे हीलियम जैसा भी लिखा है अल्फा पार्टिकल को। तो ये हमारे एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इससे अल्फा पार्टिकल ये बाहर आएगा और ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियस में चेंजेस हो जाएंगे। तो इस पार्टिकल के जो निकलने का जो प्रोपोर्शन है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या है वो वैसी ही है जैसे कि हीलियम एटम में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वाला पार्टिकल इकट्ठा निकलता है, मतलब हम ये बोलें कि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये हेवियर होता है, काफी भारी होगा। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होंगे, इसका वे मास होगा काफी, है ना, ये हेवियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए शीट ऑफ ए पेपर और ए पर्सन सरफेस लेयर ऑफ स्किन कैन स्टॉप देयर। तो ये आसानी से इसको रोका जा सकता है शीट ऑफ पेपर से भी। अल्फा पार्टिकल्स आर ओनली कंसिडर्ड हैजार्डस टू ए पर्सन हेल्दी हेल्थ। किसी पर्सन की हेल्थ को वो जब ज्यादा हैजार्डस तभी होगा इफ दे आर इंजेस्टेड और इनहेल्ड, हम उसे निगल लें या सूंघ लें, और come into the contact with the sensitive cells such as the lungs, livers और bones। ये तभी हमारे लिए ज्यादा हैजार्डियस होगा जब हमारी सेंसिटिव सेल्स, ओपन सेल्स या सेल्स ऑफ लंग्स, लीवर, बोन के अंदर वो चला जाए, या हम उसको किसी दो तरीके से हम ले सकते हैं, हम निगल लें किसी चीज के साथ या इनहेल कर अल्फा पार्टिकल को, तो वो हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। चलिए आगे बढ़े। तो अल्फा पार्टिकल में क्या हो रहा है? एक ऐसा पार्टिकल जिसे हम आसानी से रोक सकते हैं, ये तभी हमारे लिए हार्मफुल होगा जब हम इसे खा लें या सूंघ लें, ठीक है, या हमारे सेंसिटिव इसमें आए। इसमें ये ध्यान रखना है कि इस पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का ये बना हुआ पार्टिकल, ठीक है, और ये पार्टिकल आइडेंटिकल होता है जैसे कि हीलियम एटम का होता है। इतनी चीज हमको अभी यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला ये, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, आपको कलर में डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या है और ये कैसे क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रेडियम है और हमने इसको लिखा R26। जब हम इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकले साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकले। इट इज आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस, है ना। इससे क्या होगा? द कन्वर्जन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियाइड हो जाएगा, मतलब अब ये रेडियम जो है रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि दो प्रोटॉन का लॉस हुआ था, यहाँ पे 88 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 86 प्रोटॉन बचे, और दो न्यूट्रॉन का भी लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ 138 न्यूट्रॉन थे, यहाँ 136 बचे। तो टोटल न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, एटम जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, वो रेडियम से रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। सर, तो ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर वेट जो है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ये हम इंट्रोडक्टरी उसमें ले चुके हैं ना। तो इसमें हुआ क्या है कि इसके कारण प्रोटॉन में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। उसके क्या क्या चेंज हो गए?
उसका अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों चेंज हुई, तो मतलब उसका मास भी चेंज हो गया, एटॉमिक मास भी चेंज हो गया और एटॉमिक नंबर भी चेंज। क्यों? क्योंकि ये दोनों चेंज हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर सिर्फ प्रोटॉन की संख्या चेंज होती तो सिर्फ नंबर चेंज होता, मास चेंज नहीं होता, है ना। अगर सिर्फ प्रोटॉन की संख्या चेंज होती तो भी हमारा मास और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होता। सॉरी, है ना, मैंने जो बोला वो गलत उसमें बोल दिया। तो यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, लॉस ऑफ। तो जब भी अल्फा पार्टिकल होगा तो देयर इज अ ह्यूज कन्वर्जन इन द न्यूक्लियाइड होगा, और अल्फा पार्टिकल आइडेंटिकल टू द हीलियम है, ठीक है। इट इज द सेम एज द एलिमेंट ऑफ हीलियम, ये अपन शुरुआत में बता चुके हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो न्यूक्लियाइड में कैसे चेंजेस होते हैं, है ना। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। ये हमारा टैग हेडिंग है आज के टॉपिक का, कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ द 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ये हम देख चुके हैं। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्लस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जोड़ लें तो 4 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, +2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, ठीक है। हाईली आयोनाइजिंग है ये, ठीक है। तो जितना आयोनाइजिंग होगा उतनी पेनिट्रेशन पावर कम होगी, हैव द लो पेनिट्रेशन एबिलिटी, ठीक है। ओनली द सेंटीमीटर इन एयर्स एंड mm इन वाटर, इजीली शील्डेड, मतलब इसको आसानी से रोका जा सकता है। बादी कॉमन पेपर से हम इसको रोक सकते हैं, कपबोर्ड से रोक सकते हैं, क्लॉथ से रोक सकते हैं, और ये स्किन में पेनिट्रेशन नहीं करती है। ये तभी हैजार्ड होगी जब हम इंटरनली इसे यूज कर लें, या तो हम इसे इनहेल कर लें या इंजेक्शन कर लें, निगल लें या सूंघ लें, तब जाके ये हमारे लिए हार्मफुल होगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। तो आपको ऐसा समझाना है अल्फा पार्टिकल में होता क्या है ना, और हुआ क्या है, क्यों हो रहा है, और उसके कारण उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस अल्फा पार्टिकल के होंगे, है ना। डायरेक्ट आप सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख देंगे तो बहुत छोटा आंसर हो जाए। नॉट कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन है, चेंज बोथ मास एंड आइडेंटिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मास और आइडेंटिटी दोनों चेंज होगा। क्यों मास और आइडेंटिटी चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए मास ऑफ आइडेंटिटी चेंज होगा और दोनों चीज चेंज होगी, है ना। मास भी चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का लॉस हुआ है, पेरेंट न्यूक्लियस। दिस मीन दैट द डिके रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ a new element as the daughter product, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया डॉटर प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम दूसरे पे, दैट इज बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा है, वहां पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकले थे। बीटा पार्टिकल एमिटेड एज ए न्यूक्लियाई फ्रॉम दी एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ दिस मेनी फिजन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, कि इलेक्ट्रॉन है। वो क्या था, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सचर था, है ना, अल्फा पार्टिकल। ये एक इलेक्ट्रॉन है। दे कैन ट्रेवल अ फ्यू फीट इन द एयर बट यूजुअली स्टॉप बाय द क्लॉथिंग और फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वुड। दे आर, मतलब इनको हम थोड़ी दूर तक ये चलेंगे हवा में, और इसको हम आसानी से क्लॉथ से या किसी कपड़े से या किसी एक कुछ सेंटीमीटर मोटे वुड के द्वारा हम इसे रोक सकते हैं। ये हैजार्डियस होगा मेनली इफ इंजेस्टेड और इनहेल्ड, but can cause the radiation damage to the skin if exposed into the large amount। तो हमने अल्फा पार्टिकल में देखा था कि वो स्किन पेनिट्रेशन उसका बहुत कम था, लेकिन इसका इन स्किन पेनिट्रेशन होगा अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बीटा पार्टिकल में स्किन को एक्सपोज कर दें। अनस्टेबल न्यूट्रॉन डिके इनटू द प्रोटॉन। अब इसमें हुआ क्या है ये थोड़ा समझना है आपको, है ना। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, जब भी कोई ऐसा आइसोटोप जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन की तुलना में, तो रेशो जो है गड़बड़ा गया, तो वो अनस्टेबल हो गया। ऐसे केस में जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूट्रॉन इज टर्न्ड इनटू द प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो मास थोड़ी चेंज होगा, है ना। मास चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो हम लिखते हैं मास वो बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे C14 और N14 ही है, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे। तो यहाँ पे C6 जो है वो N7 में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस में वो एक
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो अब आप अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम एटम के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला होता है, और ये जब निकलता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। इतना हमको याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसके हम आया समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे कि हमने बीटा अल्फा पार्टिकल समझा था। अब ये देखिए कार्बन जो है वो 14 है, कार्बन 14 है। तो ये कार्बन 14 जो है इसका मास कैसे बना हुआ है, इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। जब इससे एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो मैंने क्या बोला कि इसमें कन्वर्जन हो जाएगा एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 7, एक बढ़ जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 7। तो टोटल अमाउंट जो मास है वो चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन। तो ये नंबर है इतना, ये 6 नंबर से 7 नंबर आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मास तो दोनों का, इसका भी टोटल करेंगे तो 14 आएगा, इसका भी टोटल करेंगे तो भी 14 आएगा, तो मास चेंज नहीं होगा। So we see that the neutron from the C14 nucleus converted into the proton and electron was ejected। इस जब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया है। जब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं। जो द रिमेनिंग न्यूक्लियस कंटेन दी N7p, मतलब 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, सो विच इज नाइट्रोजन। अब वो कार्बन नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे भी जो है मतलब ट्रांसम्यूटेशन होता है न्यूक्लियस का। अल्फा पार्टिकल में भी ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, बीटा पार्टिकल में भी ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन, वहां पे रेडियम से रेडॉन में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट अकर्स व्हेन द एटम्स हैज टू मेनी न्यूट्रॉन्स। स्वाभाविक है, ये तभी होगा जब जहां पे न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब ये न्यूट्रॉन रिच आइसोटोप्स में जनरली होता है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। एंड द डीके बाय द एमिटिंग एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल, during the beta decay excess of neutrons are converted into the protons and electrons. The protons remain in the nucleus but the new electron which are emitted as the beta particle। इसलिए कभी कभी बीटा पार्टिकल को नेगेट्रॉन भी बोला जाता है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो नेगेट्रॉन भी बोला जाता है ना, अनदर नेम ऑफ द बीटा पार्टिकल। लेस आयोनाइजेशन देन दी अल्फा, तो जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतनी कम पेनिट्रेशन पावर होगी। तो इसकी लेस आयोनाइजेशन है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर मोर होगी अल्फा से, ड्यू टू द डिक्रीज मास ऑफ नेगेट्रॉन, है ना। द चेंज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस बट नॉट द मास। तो आइडेंटिटी चेंज होगी बट मास चेंज नहीं होगा। वहां पे दोनों चेंज हो रहा था, आइडेंटिटी भी चेंज हो रही थी और मास भी चेंज हो रहा था। काय में, अल्फा में। अल्फा में आइडेंटिटी भी चेंज हो रही थी और मास भी चेंज हो रहा था। यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज होगी क्योंकि प्रोटॉन की संख्या चेंज हो रही है, मास चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर ही रहेंगे कन्वर्जन के बाद भी। चलिए, द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इन द प्रोटॉन, ये हम बता चुके हैं। नेगेट्रॉन मतलब कि बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, द मास इज द सेम एज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है। वहां पे मास कितना था, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का अल्फा में, तो वो टोटल मास कितना था, 4 है ना। चार्जेस कितना होगा, इस पर -1 होगा, है ना। वहां पे +2 था क्योंकि 2 प्रोटॉन थे। मोर पेनिट्रेशन दे दी अल्फा पार्टिकल, है ना, एंड कैन पेनिट्रेट द स्किन। बेस शील्ड जो है वो वुड है, प्लास्टिक है, थिक कार्डबोर्ड एक्सेट्रा है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। हमने बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी लास्ट रेडिएशन, और वो है गामा एमिशन। देखिए गामा जो है वो दोनों ही पार्टिकल से, अब यहाँ पे पार्टिकल थे, एक इलेक्ट्रॉन था और एक हीलियम एटम जैसा था, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लिए हुआ अल्फा पार्टिकल था, इसलिए उनको पार्टिकल बोला जाता है। ये रेडिएशन है, रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि लाइट होती है, रेडियो वेव्स होती है, हमारी टेलीविजन की वेव्स होती हैं, हम रेडियो सुनते हैं, उसमें जैसी वेव्स होती हैं वैसी ही ये वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, है ना। जैसे यूवी रेडिएशन, है ना।
दैट कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियोएक्टिव, ये न्यूक्लियस से आती है। इट अकर व्हेन द अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जब अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो जब अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो इसमें आपको गामा रेडिएशन निकलेगी, पार्टिकल कोई सा नहीं निकलेगा, है ना, रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक, द रेडिएशन हैज नो मास सो इट्स एमिशन डज नॉट चेंज द एलिमेंट। अब उन दोनों में चेंज हुआ था, एक में आइडेंटिटी मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एटॉमिक मास चेंज हुआ, एक में मास चेंज नहीं हुआ लेकिन नंबर चेंज हुआ, बीटा में। अल्फा में दोनों चेंज हुए, मास और नंबर। बीटा में मास चेंज नहीं हुआ, नंबर चेंज हुआ। गामा में कुछ भी नहीं होगा, एलिमेंट का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एनर्जी बाहर आ जाएगी, तो गामा रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपन इसको और देख लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गामा रेडिएशन के। इसके थोड़े से कम है इन कंपैरिजन टू अल्फा एंड बीटा। तो देयर इज जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है क्योंकि कोई इस पे जीरो मास, क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं है ना। पेनिट्रेशन एबिलिटी इज एक्सट्रीमली हाई एंड पेनिट्रेशन पावर इज डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, कितना एनर्जी का फोटोन उससे निकला है ना। एंड फोटोन मतलब एंड बंडल्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना, जैसे कि हम सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो हमको एज ए फोटोन के फॉर्म में ही आ रही है, बंडल ऑफ एनर्जी। पेनिट्रेट द मैटर इजीली एंड बेस्ट स्टॉप बाय द वाटर, थिक लेयर ऑफ द लेड एंड कंक्रीट, से हम इसको रोक सकते हैं। गामा रेडिएशन इज हैजार्ड्स टू द पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। अभी हमने देखा था कि दोनों जो अल्फा और बीटा पार्टिकल को जब हम इंजेस्ट कर इनहेल कर रहे थे तब ज्यादा हो रहा था या ज्यादा एक्सपोजर में होता, लेकिन गामा में तो थोड़े समय ही हमको हैजार्डियस हो जाता है। गामा रेज हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन पावर, तो जितना लो आयोनाइजेशन पावर होगा उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, है ना। तो आयोनाइजेशन पावर मतलब उसको बनाने के लिए, करने के थोड़ा सा चाहिए एनर्जी। द ओरिजिन ऑफ गामा कम्स फ्रॉम विद इन द न्यूक्लियाई, और एक्सरे की जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियाई। तो दोनों जो है लगभग एक जैसी रेडिएशन होती है, एक्सरे और गामा रेडिएशन। लेकिन डिफरेंस क्या मेनली कि गामा रेडिएशन जो है वो एटम के अंदर से बाहर निकलती है और एक्सरे रेडिएशन आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियाई से निकलती है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियाई से एमिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे समरी बना रखी है कि एक आइसोटोप है रेडियो आइसोटोप्स, और उससे अगर अल्फा रेडिएशन निकलेगी, अल्फा रेज निकलेगी तो उसमें +2 चार्ज होगा, हीलियम न्यूक्लियस जैसा होगा, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। अगर बीटा रेज निकलेगी तो न्यूट्रॉन डीके इनटू द प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, और इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। गामा रेज जो है वो गामा फोटोन का होती है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस में चेंजेस नहीं होता, तो इसमें नंबर और मास दोनों चेंज होते हैं। इसमें मास चेंज नहीं होता, बीटा में सिर्फ नंबर चेंज होता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसी को और हम इस तरीके से समराइज भी कर सकते हैं। मैंने ये टेबल बना दी है ताकि आप लोग इसको आसानी से समरी बना सकें कि रेडियो एक्टिव डिके में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा। पार्टिकल एमिटेड, तो इसमें हीलियम न्यूक्लियस, इसमें बीटा पार्टिकल मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और इसमें एनर्जी का लॉस निकलती है। चेंज इन द मास, इसका 4 होगा। मास चार्ज क्यों 4 क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन भी 2 निकले थे और न्यूट्रॉन भी 2 निकले थे, है ना। तो मास में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 4 का आ जाएगा, लेकिन नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन निकले थे, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होगा मास में, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा मास में, बीटा और गामा में, लेकिन नंबर में इसमें बाय 1 होगा क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक नंबर बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर को, है ना। और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता गामा में। तो दिस इज द समरी। तो यहाँ पे आपको होपफुली समझ में आया होगा कि क्या अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती हैं, ये किस तरीके से जनरेट होती हैं, इनके जनरेशन होने के कारण न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा आपका। और अब हम अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सोच के साथ।